हेलो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद मरियम में। आज हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने कल देखा था कि अल्टीग्रेड साइंस के लिए हमें क्या करना है और इसके स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने फ़िज़िक्स के सिलेबस को भी देख लिया था। आज उसी क्रम में हम केमिस्ट्री के भी सिलेबस को देखेंगे और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आज देखें तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस को। उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। ठीक है, देखिए अल्टीग्रेड साइंस की अगर हम बात करें तो अगर आप अल्टीग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में आपके लिए टीजीटी के लिए भी एक अच्छा मौका है। आप टीजीटी को भी क्रैक कर सकते हैं। तो सिलेबस दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो टीजीटी में प्लस हो जाते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो एलटी ग्रेड में आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में टीजीटी और एलटी ग्रेड में एक चीज़ को थोड़ी सी अलग है। टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो टीजीटी साइंस में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई निगेटिव नहीं है। लेकिन आपका अगर हम एलटी ग्रेड की बात करें, ठीक है, एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में निगेटिव है। तो इस बात को समझ के चलिएगा, टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें एलटी ग्रेड में आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पोर्शन भी आता है और आपको दोनों ही पोर्शन में 40-40% नंबर लाने होते हैं। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 120 प्रश्न होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 होते हैं। और जबकि अगर हम बात करें जीएस यहाँ से, तो यहाँ से इसके 30 प्रश्न होते हैं और यहाँ से इसके 120, कुल मिला के आपके 150 प्रश्न होते हैं। और इन्हीं 150 प्रश्नों पे आपकी मेरिट बनाई जाती है। दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता। लेकिन आपके लिए एक जीएस वाला पोर्शन एक थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है। तो उस चीज़ों को हमने पहले ही आपसे बताया है कि हम जीएस पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कैसे इसको तैयारी को कल से अब कंटिन्यू करेंगे, क्या हमारा प्लान होगा, हम वो सारा आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस को हम देख लेते हैं। आपको थोड़ी परेशानी होती होगी, एक सेकंड। हाँ, यहाँ देखिए, अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा हमारा सिलेबस। सामान्य विज्ञान, थोड़ा कैमरे से, हाँ ये देख रहे हैं रसायन विज्ञान के पोर्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अति संयुग्मन, सामान्य कार्बनिक रसायन में दिख रहा है आपको अति संयुग्मन। दूसरा है आपका प्रेरिक प्रभाव। तीसरा है अनुनाद एवं एरोमिटा तथा और उसके अनुक्रम। ठीक है, अब अभिकर्मक में आते हैं। अभिकर्मक वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आपका हो जाएगा। और उसके बाद है आपका अभिकर्मक तथा अभिक्रियाएं। फिर उसके बाद आपका आएगा मध्यवर्ती कार्बन धनायन और कार्बन ऋणायन, युक्त मूलक और कार्बीन तथा बेंजीन। फिर उसके बाद आएगा अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, SN1 SN2 E1 E2 अभिक्रियाएं। ठीक है, एल्कीन तथा एल्काइन से इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, कार्बोनिक यौगिकों का नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं में आर्थो मेटा और पैरा निर्देशांक समूह और उनका संक्रमण तथा निष्क्रिय प्रभाव, एंडोल पॉकिंग और कैनिजारो विटिंग राइमर टाइमन रिएक्शन, हाइमन नोवेल गेल और माइकल अभिक्रियाओं का बेंजीनायन। आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स पर आपको दिख रहा होगा केवल ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज आएगा इसमें। परिवर्ती ध्रुवण आपका घूर्णन, ओसोजोन का निर्माण, उपचयन एवं अपचयन। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है बहुलक, पॉलीमर। यहाँ से पॉलीमर में देख लीजिए आपका प्राकृतिक स्टार्च, सेलुलोज, रबर और सिल्क। ठीक है, और यहाँ से आपका संश्लेषित बहुलक, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन और आपका पीवीसी और टेफ्लॉन। फिर यहाँ पे आपका है समवायता,
और संरचनात्मक एवं त्रिमीय समावयवता, ठीक है। और इसके बाद है आपका अवशोषण और वर्णमूलक, सारे इसमें आ जाएंगे इस चैप्टर में। और फिर आप क्या है, संयुग्मन और स्थायित्व के प्रभाव, वुडवर्ड फ्रीजर के नियम और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तत्वों के आवर्ती गुण, ठीक है। इसमें आपको परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, जालक ऊर्जा तथा जल योजन ऊर्जा और इनका आयनिक यौगिकों से विलेयता से संबंध। अब आ जाएगा रासायनिक आवेश, जो आपका है केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में देख लीजिए, विद्युत सहसंयोजक, उपसंयोजक और हाइड्रोजन आबंध, अणुओं की गति। देखिए कोऑर्डिनेशन रसायन, 3D ब्लॉक के तत्व, संकुल यौगिकों का नामांकन, लिग्नैंट। और यहाँ पे जैव आ जाएगा, रासायनिक संकुल यौगिकों का होमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12, क्लोरोफिल। अपचयन तथा उपचयन, ऑक्सीडेशन संख्या, रिडॉक्स रिएक्शन, अर्ध सेल मानक विभव, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बल गति तथा उत्पीड़न। आप स्क्रीन को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ऊष्मागतिकी से रिलेटेड यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। रासायनिक समावयवता, ठीक है, आयनिक समावयवता, और आयनिक समावयवता में आपका ये सारा सब कुछ आ जाएगा। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब ये चीज़ें कुछ डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको कुछ और जानना हो तो ये मैं सिलेबस जो है इसकी PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें पढ़ना, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपको करना क्या है। आपको पहला काम तो ये करना है, फर्स्ट तो ये करना है कि आपको जो है सिलेबस को कहीं ना कहीं से ले लेना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा काम क्या करिए, सिलेबस को लेकर सिलेबस को अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सिलेबस लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखिए किसी भी युद्ध की शुरुआत जो होती है शस्त्रों से होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि युद्ध में किस तरह के शस्त्र प्रयोग होंगे तो आप उस युद्ध में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो टिकने के लिए सबसे पहले युद्ध को समझिए कि युद्ध किस तरीके का है। तो इसी तरीके से सिलेबस भी है। सिलेबस को पहले आप किसी भी साइबर कैफ़े से या मोबाइल से ही भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। सिलेबस का जो लिंक है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सिलेबस मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सिलेबस के बाद आप सिलेबस जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है। देखिए ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए कि आप ढेर सारी बुक ले लेंगे तो आप उससे बहुत पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बेसिक बुक को ही पढ़ रहे हैं तो आप उससे भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो इतना कहूँगी कि आप ख़ुद से अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। तो ग्रुप वाइज तैयारी करें, अपने दोस्तों को जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको कनेक्ट करें और उनसे आपस में पूछना भी ज़रूरी है। अपनी शेयर करें, अपने क्वेश्चन शेयर करें, उनसे पूछें, तो आप इसको जल्दी ही क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ें। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, मैंने आपको कल भी पहले वाले वीडियो में बताया था, आपको करना क्या है, क्लास 6 से 12 तक की जो बुक है, 12 क्लास तक की जो बुक है उसको आप देख लें। देखिए उसको देखने का मतलब क्या है, यहाँ से कि लेकर बुक का कवर नहीं देखना है, आपको बुक के अंदर का मैटर भी देखना है। तो अंदर की मैटर को देखने के लिए सबसे पहले आप 6, मैंने बताया था आपको कि 6, 7, 8, 9, 10 ये लगभग इतनी किताबों को आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप उससे एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। देखिए तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, क्लास 6 से 10 तक की जो बुक आपने पढ़ी है ना, उसको क्या करिए, उसको लगभग उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। नोट्स मैं आपको सारे क्लासेस के सारे वीडियो में दूंगी, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की मैं आपको इनकी सारे वीडियोस दूंगी, और इससे शॉर्ट नोट आप खुद भी बनाते रहिए और मेरे वीडियो को भी देखते रहिए।
अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड द चौथा जो पॉइंट होगा उसको क्या करना है आपको, चौथे पॉइंट में आपको क्लास 11 और 12 की जो बुक है ना उसको पढ़ना है, मतलब उसको रीड करना है। रीड करने के साथ साथ उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई हैं उसको क्या करना है, उसको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है मतलब उसकी भी एक नोट्स बना लेनी है, ठीक है। इतना ही करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरी किताब की पोथी लिखने लगे, नहीं, बस की पॉइंट जो लगे आपको कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, आप उसको छोटा छोटा लिखते चलिए, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसकी जो नोट्स जो की पॉइंट्स हो वो एक पेज में ही कंप्लीट हो जाए, आगे अगले पेज में ना जाए, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, अभी तो आपने क्लास 6 to 12 तक की बुक पढ़ ली और इतना समझ लीजिए क्लास 6 से लेकर 12 तक में ही आपके लगभग 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लास 6 to 12 में ही आपका 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी आपको? 80% सिलेबस कवर कर रहे हैं आप और आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, अब आपको ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर जो आपका होगा उसकी उसकी आपकी उसकी बुक आपको फिज़िक्स की, ठीक है, फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की पढ़ लेनी है, पढ़नी है। हम नोट्स की इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसका सिलेबस अभी आगे उसका टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको करना है यहाँ से। अब आते हैं हम 6 स्टेप क्या करना है जो लास्ट हमारा होगा। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने होंगे। देखिए, प्रैक्टिस इज़ मस्ट बी इम्पॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्ज़ाम्स। तो प्रैक्टिस क्या करना है, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, देखिए प्रैक्टिस में आपको क्या लाना है, सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस में आपको जो पेपर हैं आपके टीजीटी साइंस के, ठीक है, उसको उसको ले लेना है। दूसरा क्या करना है, देखिए इन सब के लिए और एलटी ग्रेड साइंस के लिए और आपका जीआईसी प्रवक्ता का भी जो जितने भी होते हैं इन सारे के पेपर आपको मिल जाएंगे। घटना चक्र आप ले सकते हैं। घटना चक्र में ये सारा का सारा पेपर आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा। आप वो बुक बाई कर सकते हैं या तो फिर आप ले सकते हैं शिल्पी पब्लिकेशन की, शिल्पी पब्लिकेशन की, ठीक है, पब्लिकेशन, ठीक है, हाँ, शिल्पी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, उसमें भी आपको पेपर मिल जाएंगे। तो आप ये दोनों बुक अभी मत खरीदिए, अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो ले सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसके लिए ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है वो तो डिस्कस हो गया, अब पढ़ना कैसे है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल मैनेज करें तो उसमें आपको क्या करना होगा, देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें अब आप बुक अवेलेबल हो गई, 6 to 12 की बुक आपने ले ली, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम अगर डेली की बात करें, हम अपने वीडियोस में रोज़ डालेंगे आपके फ़िज़िक्स से रिलेटेड हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम कल क्लास 6 की बुक के बारे में, क्लास 6 के बुक की समरी देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे। आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। हम धीरे धीरे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको कवर कर लेंगे और जो आपके लेवल के प्रश्न होंगे उनको ही हम देखेंगे, बाकी हमें और किसी से मतलब नहीं है, हम अपने काम भर का देखना है। देखिए, तैयारी में ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ना क्या नहीं है, ठीक है। किताबें तो बहुत मोटी हैं, सब कुछ है उसमें, आपने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जब हम प्रश्न हल करने बैठते हैं
किसी एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो अक्सर हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, और इसी कन्फ्यूज़न में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते। तो समझने के लिए हमको अभी से प्रैक्टिस करते चलना है और इस चीज़ों को कंटिन्यू करते चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हो गई हैं आपकी। कल से हम इस पर डायरेक्ट वीडियो डालेंगे, और आपको इससे रिलेटेड जो भी सुझाव हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।